आज बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर चर्चा करूंगी। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे टेम्परेचर स्केल्स हैं वो सभी थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाले मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने भी ताप पैमाने हैं वो सभी तापमापी में प्रयुक्त द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कंसीडर करें तो जैसे पारद तापमापी में पारे के रेखीय प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर और प्रतिरोध तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोध पर, इन सभी तापमापियों के पाठ्यांक पूर्णतः समान नहीं होते हैं। अर्थात किसी भी निकाय का यथार्थ ताप मापने के लिए हमें एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग करना चाहिए जो कि पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। वैज्ञानिक कैल्विन ने सबसे पहले इस प्रकार के एक तापमापी का इमेजिनेशन किया जो कि कार्नोट इंजन पर आधारित है। इस तापमापी को थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर स्केल कहते हैं, ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। इसका कारण यह है कि यह ताप पैमाना कार्नोट इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वह कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जिन दो तापों के मध्य यह इंजन कार्य करता है इस बात पर कार्नोट इंजन की दक्षता निर्भर करती है। ऐसा हम पहले 2 क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ स्केल को समझने के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास एक कार्नोट इंजन है और यह कार्नोट इंजन T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा का ग्रहण करता है और T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऐसी स्थिति में यदि हम इसके एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। चूंकि हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वह सिर्फ सिंक और सोर्स के ताप पर निर्भर करती है जो कि θ1 और θ2 या T1 और T2 है जिनके मध्य इंजन कार्य करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वह इन्हीं टेम्परेचर्स का फंक्शन है। मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ईटा इज अ फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। इफ वी कंपेयर बोथ दीज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस f θ1 θ2 और Q1 upon Q2 is equal to 1 upon 1 minus f of θ1 θ2 और this is represented by capital F of θ1 θ2। कैपिटल F θ1 θ2 जो है वो टेम्परेचर θ1 और θ2 का एक डिफरेंट फंक्शन है। अब हमने एक उत्क्रमणीय इंजन को कंसीडर किया जो कि T2 टेम्परेचर पर Q2 हीट लेता है और T3 टेम्परेचर पर Q3 ऊष्मा का निष्कासन कर देता है। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन, क्योंकि पहली स्थिति में हमने कंसीडर किया था कि सोर्स का टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा का ग्रहण किया और T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा को रिजेक्ट कर दिया। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हमने लिखा था f ऑफ θ1 θ2। इफ एनी रिवर्सिबल कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर T2 एंड T3 एंड टेकिंग अमाउंट ऑफ हीट Q2 from the temperature T2 or reject Q3 amount of heat to the another temperature T3. So by the similarity of equation number 3 we can write down Q2 upon Q2 is equal to f of θ2 और θ3। इसी प्रकार यदि हम ये इंजन हमने कंसीडर किया, इसी प्रकार यदि हम एक और रिवर्सिबल इंजन कंसीडर कर ले जो कि T1 ताप पर Q1 ऊष्मा का ग्रहण करता है तथा T3 ताप पर Q3 ऊष्मा को निष्कासित कर देता है, तो उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू f ऑफ θ1 अपॉन θ3। लेकिन हम Q1 अपॉन Q3 को Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3 भी लिख सकते हैं। अब हमने इसमें समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 देखिए हमारे पास है Q1
अपॉन Q2 इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2। समीकरण 4 है हमारे पास Q2 अपॉन Q3 इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3। और समीकरण 5 है हमारे पास Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2। हमने इन समीकरण 3, 4 और 5 से जब मान रखा तो हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इंटू एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3। ये जो हमारे पास समीकरण 6 आया है, इस समीकरण में अगर हम देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है that is only if function of two temperature theta 1 and theta 2. If this equation holds good, then the right hand side of this equation must be such that it will be a function of only theta 1 and theta 3. यह हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि यह समीकरण हमारा सही है, तो समीकरण 6 हमारे पास इस संबंध की वैलिडिटी के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है उसमें भी हमारे पास ताप थीटा 2 की निर्भरता खत्म हो जानी चाहिए। बट द बिहेवियर ऑफ फंक्शन शुड बी लाइक व्हाट, हम सिर्फ यहाँ यही कंसिडर कर सकते हैं कि इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 है उसका किस प्रकार होना चाहिए कि यह हमारे समीकरण 6 की इक्वेशन 6 की वैलिडिटी को प्रूव कर सके। सो फॉर दिस to understand, we consider that the function of theta 1 theta 2 should be like phi of theta 1 upon phi of theta 2. In that case the equation number 6 can satisfied. So if we consider the behavior of f of theta 1 theta 2 is like phi of theta 1 upon phi of theta 2, so the left hand side if you observe we have f of theta 1 theta 3, right? So it must be written as phi of theta 1 upon theta 3 is equal to, this must be f of theta 1 theta 2, so it should be equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2 into this is f of theta 2 theta 3, so it is equal to phi of theta 2 upon phi of theta 3. So from again equation number 3 we can write down q1 upon q2 is a function of theta 1 theta 2 is equal to phi of theta 1 upon theta 2. Since theta 1 is greater than theta 2, because theta 1 is the temperature of the source and theta 2 is the temperature of the sink, so theta 1 is definitely greater than theta 2 and q1 is also greater than q2. Therefore phi of theta 1 will also be greater than phi of theta 2. I think all of you will understand this. So now it is clear from equation number 7 that the function phi of theta is a linear function of theta and is directly proportional to increase in temperature. हमारे पास phi theta का जो टेम्परेचर के साथ बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है, रेखीय बिहेवियर है और ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मान लो हम इस phi of थीटा ताप फलन को एक नए तापमापी पर ताप टॉ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने कंसीडर किया कि लेट this phi of theta is a temperature tau 1 and phi of theta 2 will be a temperature of represented as tau 2. Then from equation number 7 we can write down that q1 upon q2 is equal to phi of theta 1 is written as tau 1 and phi of theta 2 is written as tau 2. So this is the new temperature scale which does not depend upon the properties of the working substance and is called the thermodynamical temperature scale. यह हमारा वह नवीन ताप पैमाना है जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है और इसे हम ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं दोनों तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नोट इंजन के द्वारा ग्रहण की गई तथा निष्कासित की गई ऊर्जाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम कार्नोट इंजन की उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दक्षता को लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर स्केल हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस it must be equal to tau 2 upon tau 1. So all of you will correct this, tau 2 upon tau 1.
Now we consider what is absolute zero temperature. This is the equation number 10. We can represent this from equation number 10. If tau2 is equal to 0, at tau2 is equal to 0, your Q2 is also equal to 0 and eta is equal to 1. I'm sorry, this is tau2 and this is tau1. If tau2 is equal to 0, then your eta is equal to 1, or you can say the efficiency of the Carnot engine is 100%. तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने का पर परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है, और जितनी भी ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की जाती है वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% है। ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर परम शून्य ताप की यही परिभाषा है। At absolute zero temperature in thermodynamic scale is that temperature of heat sink of reversible engine at which heat is not given up to the heat sink, and whatever heat is taken from the source that completely converts into work. That means the efficiency of the reversible engine become 100%, or this is the definition of the absolute zero temperature in thermodynamical scale. किसी भी द्रव्य का ताप परम शून्य ताप से कम होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सिंक का ताप ऋणात्मक है, tau2 नेगेटिव है, only in that case the efficiency of the Carnot engine will be more than 100%, and in that situation the engine will start taking heat from the sink automatically, which is against the law of nature. अगर मान लो हम ये मान भी लें कि हमारे पास सिंक का जो टेम्परेचर है वो ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में इंजन की दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी, और तब यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा का ग्रहण करेगा, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम या प्राकृतिक नियम के विपरीत है। नाउ वी कंसीडर व्हाट इज द shape or size of 1 degree on thermodynamic scale. ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर एक अंश का क्या आकार है? ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक भाग के आकार को ज्ञात करने के लिए हमने पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच कार्य करता हुआ एक कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की इमेजिनेशन करिए। माना कि हमने कंसीडर किया कि ये जो हमारे पास इंजन काम कर रहा है वो पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट पर काम कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय टेम्परेचर tau b and the temperature of the freezing point is denoted by tau f. This is the indicator diagram which is shown in this figure. Volume is taken along the x-axis and the pressure is taken along the y-axis. Now we consider in this indicator diagram जो इंजन हमारा काम कर रहा है कार्नोट इंजन को, इसको हमने इस A, B, C, D और A साइक्लिक चक्र से, साइक्लिक प्रोसेस से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इन दिस इंडिकेटर डायग्राम AB and CD are two isothermal curve corresponding to temperature tau B and tau F. So the total work done by this type of reversible Carnot engine is equal to area of ABCD, or W is equal to area of closed curve ABCD. यदि मान लो हम इस कार्यक्षेत्र को समतापी वक्र के समानांतर वक्र खींचकर AB और CD के समानांतर यदि हम वक्र खींचकर इसको हमने मान लो 100 बराबर भागों में, A से D तक हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर दें, तो इसके एक भाग के क्षेत्रफल के बराबर कार्य करने वाला और कोई भी कार्नोट इंजन लें तो इन कार्नोट इंजन के स्रोत और सिंक के बीच में ताप का अंतर 1 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के, पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में कार्य करता है, तो उस स्थिति में किया गए कार्य का 1/100th पार्ट है,
तो इस उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत एवं सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री के बराबर होता है. If this work is area is divided into 100 equal parts by drawing curve parallel to the isothermal AB or CD and take a Carnot engine doing work equal to the area of one part, then the temperature difference between the source and sink of this engine will be 1 degree. Thus, if the work done by any reversible engine is equal to 1/100th part of the work done by the Carnot engine working between the boiling and freezing point of water, then the temperature difference between the source and sink of the reversible engine will be 1 degree. So according to definition, the difference of the temperature between the boiling point and the freezing point is equal to 100. So tau B minus tau of F is equal to 100. Now we will consider to calculate the unknown temperature, to determine the unknown temperature. अज्ञात ताप को ज्ञात करना. अज्ञात ताप को ज्ञात करने के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास कार्नोट इंजन बॉइलिंग पॉइंट पर QB ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन करता है तथा फ्रीजिंग पॉइंट पर QF ऊष्मा को रिजेक्ट कर देता है. इन दैट केस tau B upon tau F should be equal to QB upon QF. Tau B upon tau F minus 1 is equal to QB upon QF minus 1, or this tau F is equal to tau B minus tau F upon QB upon QF minus 1. But we know tau B minus tau F is equal to 100. So tau F is equal to 100 QF upon QB minus QF. So from equation 13, if QF, QB are known, then we can determine the value of tau F. So if the Carnot engine operates between unknown temperature tau and freezing point tau F and takes heat Q from the source, then tau upon tau F is equal to Q upon QF. If we substitute this value in equation number 13, we will get tau is equal to 100 Q upon QB minus QF. So we can determine the value of tau from equation number 14. Now we consider the equivalence of thermodynamics. Now we consider the equivalence of the thermodynamics and gas temperature scale. ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा गैस पैमाने की तुल्यता को अब हम समझना चाहते हैं. चूंकि हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन जो है जब दो टेम्परेचर T1 और T2 के मध्य कार्य करता है तो आइडियल गैस थर्मोमीटर में उस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को हम ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर यदि यही इंजन हमारा कार्नोट इंजन कार्य करे तो उसके बीच समान कार्य करने वाले इंजन की दक्षता को हम गणितीय समीकरण के द्वारा किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं. ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस tau 2 अपॉन tau 1. आई एम सॉरी, दिस इज अगेन tau 2 अपॉन tau 1. So now comparing this equation 15 and 16, T2 upon T1 is equal to, again I am sorry, this is equal to tau 2 and this is equal to tau 1. Hence the ratio of any two temperature in both scale is same. From equation 3 जो हमारी पहली इक्वेशन थी, यदि हम उसमें कंसीडर करें कि हमारे पास सिंक का ताप 0 है तो tau 2 भी 0 के बराबर होना चाहिए. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ताप पैमानों के परम शून्य आदर्श इंजन के सिंक के उस ताप को व्यक्त करते हैं जिसके लिए कार्नोट इंजन की दक्षता 100% होती है. हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा था कि यदि हमारे पास सिंक का ताप 0 हो जाता है तो हम परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर परिभाषा व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि उस टेम्परेचर पर कार्नोट इंजन की दक्षता 100% हो जाएगी. यदि मान लो हम दोनों टेम्परेचर स्केल में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस को कंसीडर करें, जिसको कि हम जानते हैं कि ये डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है. सो tau B माइनस tau F इज इक्वल टू TB माइनस TF इज ऑल्सो इक्वल टू 100. चूंकि हमारे पास दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री आकार भी समान होता है, हमारा इंजन जो है वो इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, कौन से दो बिंदुओं के मध्य,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में कार्य कर रहा है। तो हमारे पास ऐसी स्थिति में दोनों ताप एक दूसरे के बराबर होंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस टॉ एफ अपॉन टॉ बी, और टी बी माइनस टी एफ अपॉन टी बी इज इक्वल टू टॉ बी माइनस टॉ एफ। Using equation number 4, TB is equal to tau B and using equation number 3, TF is equal to tau F। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने तथा गैस ताप पैमाने में जल का क्वथनांक और हिमांक बिंदु के ताप समान होते हैं। दोनों पैमानों के 1 डिग्री का आकार भी समान होता है तथा दोनों पैमानों के प्रारंभिक ताप, जिसे हम परम शून्य ताप कह देते हैं, भी समान होता है। इसलिए दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के बराबर हैं। Thus the temperature of boiling point and freezing point of water measured by both scale are same. The size of 1 degree in both scale is also same and absolute 0 in both scale is also same. Therefore both temperature scale are equivalent to each other. That's all for today.